नमस्कार। मैं हरिदत्त एग्जामपुर परिवार में अपने प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग खिलजी राजवंश के बारे में चर्चा करेंगे और देखते हैं कि खिलजी राजवंश की स्थापना कब और किसने किया, और इसके बाद उसके खिलाफ होने वाले विद्रोह तथा उसके सैन्य अभियान और किस प्रकार से उसकी हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी सत्ता पर काबिज होता है। तो आज हम लोग खिलजी राजवंश के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग बलबनी राजवंश के बारे में देखते हैं, तो बलबन राजवंश का जब अंत किया गया तो किस प्रकार से मलिक कच्छन और मलिक सुरखा जो है कि जलालुद्दीन खिलजी को पचा नहीं पाते हैं, और इसलिए खिलजी सरदारों ने मिल करके इन दोनों की हत्या की और इसके बाद जलालुद्दीन खिलजी को सत्ता पर काबिज करवा दिया। आइए जरा आगे चलते हैं और इसके बाद खिलजी राजवंश की पहले न्यूज समझते हैं और देखते हैं कि कैसे इसने राजवंश की स्थापना किया, यानी खिलजी राजवंश। खिलजी राजवंश, खिलजी राजवंश की हम लोग चर्चा करते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो मैंने आपको बताया कि खिलजी राजवंश के बारे में अगर देखा जाए तो इस राजवंश का संस्थापक कौन था? इस राजवंश का संस्थापक कौन था? संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। जलालुद्दीन खिलजी था। जैसा कि आप जानते हैं कि सत्ता सैन्य शक्ति के आधार पर स्थापित होती है, लेकिन अगर उसमें देखा जाए तो ये जो बलबन ने जाति और नस्ल की श्रेष्ठता पर विश्वास किया था, इसने ये तय कर दिया कि जाति और नस्ल की श्रेष्ठता सत्ता की मोहताज नहीं होती, शक्ति के बल पर होनी चाहिए। और इस प्रकार से देखा जाए तो इस राजवंश की स्थापना किया, और हम देखते हैं कि 13 जून 1290 ईस्वी को किलूगढ़ी के किले में इसने अपना क्या किया? राज्याभिषेक कराया। यानी 13 जून 1290 ईस्वी को किलूगढ़ी या किलूखड़ी, एक ही बात है, गढ़ी या किलूखड़ी के किले में इसने क्या किया कि अपना राज्याभिषेक कराया। किले में अपना क्या किया? अपना राज्याभिषेक कराया। राज्याभिषेक करवाया था। किसने करवाया था? जलालुद्दीन खिलजी ने करवाया। और चूंकि मैं जैसा कि मैं बता रहा हूं कि यह बलबन के प्रति समर्पित था। बलबन के प्रति क्या था? समर्पित व्यक्ति था, समर्पित था। यानी इसका मतलब है कि उसके खिलाफ कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता था, समर्पित था। और अभी इसके समर्पण की जो बात की जाएगी तो इतना समर्पित था कि बलबन के सिंहासन पर बैठने से मना कर देता। समर्पित था, इसीलिए बलबन के सिंहासन पर क्या करता है? सिंहासन पर बैठने से मना कर देता है, से मना किया। कहा कि नहीं, इस सिंहासन पर मैं नहीं बैठ सकता। क्यों? कि पूरे जिंदगी भर मैंने इसकी सेवा की है, और जिसकी मैंने सेवा की है उस पर मैं कैसे बैठ सकता हूं? और इसलिए जो है कि इस पर बैठने से इसने मना किया। किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने। जरा सा आइए इसको फिर से मैं समझा देता हूं और देखता हूं कि कैसे हम इसको समझते हैं। मैंने आपको यह कहा कि अगर खिलजी राजवंश की चर्चा अगर हम लोग करें तो मैंने कहा कि इसका संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। 13 जून 1290 ईस्वी को किलूगढ़ी या किलूखड़ी के किले में अपना राज्याभिषेक कराया। मैंने कहा कि बलबन के सिंहासन पर बैठने से मना कर दिया, और कहा कि जिस सिंहासन की मैंने जिंदगी भर सेवा किया था उस सिंहासन पर मैं कैसे बैठ सकता हूं? इसका मतलब है कि एक उदारवादी राजतंत्र की व्यवस्था को स्थापित करने की कोशिश करता है, और यह समझौतावादी शासक भी। कभी कभी क्या होता है कि जब आप
समझौता वादा दृष्टिकोण अपनाते हैं तो आपके खिलाफ अनेक प्रकार की समस्याएं भी पैदा हो जाती हैं। तो आइए जरा देखते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी के खिलाफ यही एक इसकी सिरदर्दी बन जाती है, और यही सिरदर्दी जलालुद्दीन खिलजी को बहुत पीछे लेकर के जाती। यह इतना साधारण व्यक्ति था कि इसके अंतर्गत जो है कि कोई इस प्रकार का अविश्वास नहीं था कि जिससे समस्याएं, अविश्वास इसके अंतर्गत नहीं था। और यही कारण कि जब अविश्वास नहीं था, बड़ी आसानी से सबके ऊपर विश्वास कर लेता था। यही इसकी कमजोरी भी बनती है आगे चल करके। तो आइए जरा आगे चलते हैं और देखते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी का के खिलाफ विद्रोह। जलालुद्दीन खिलजी के विरुद्ध विद्रोह। विरुद्ध क्या हो गया? विद्रोह। आइए जरा देखते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी के प्रति कौन कौन सा विद्रोह। जैसे ही 1290 ईस्वी में ये सत्ता पर काबिज होते हैं, वैसे ही आप देखेंगे कि इनके सत्ता पर काबिज होने के बाद मलिक छज्जू ने, जो कि बलबन का सगा संबंधी था, उसने इनके खिलाफ विद्रोह कर दिया। और उसने जो क्या किया, मुगिशुद्दीन की उपाधि को धारण कर लिया। और उसकी मदद कौन करता है? उसकी मदद जो है कि अवध के इक्तादार हातिम खां करते हैं। और इसके बाद जो है कि अरकली खां, और इसके बाद जो है कि अलाउद्दीन खिलजी को इस विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा जाता है। जब इन लोगों ने इसके विद्रोह का दमन करके और इसको सुल्तान के सामने प्रस्तुत किया, तो सुल्तान इसे देख करके रोने लगा और कहता है कि ऐसा है कि ये तो बलबन का बहुत ही करीबी व्यक्ति है, और इसलिए इनके साथ कोई ऐसा व्यवहार हमको नहीं करना है। इसलिए अरकली खां से कहते हैं कि एक काम करो कि इनको लेके जाओ और मुल्तान में कह दो कि अपने इनके सुख सुविधा का ध्यान रखिए, और बड़ी ईमानदारी के साथ हमारे मालिक की इन्होंने सेवा की थी, इसलिए इनको कोई दंड नहीं मिलना चाहिए। मैंने कहा ना, उदारवादी विचारधारा को। तो मैंने आपको बताया कि इस प्रकार की बातों को हम लोग देखते हैं। तो आइए जरा आगे देखते हैं कि इसके खिलाफ विद्रोह किस प्रकार का हो रहा है। तो मैंने कहा कि जैसे सत्ता पर काबिज हुए थे, जैसे ही सत्ता पर काबिज हुए, सत्ता पर आसीन हुए, उसी समय आप देखेंगे कि इनके खिलाफ क्या हुआ। बलबन का संबंधी, बलबन का संबंधी था, जिसको हम मलिक छज्जू के नाम से जानते हैं। मलिक छज्जू, जो उसमें कड़ा और मानिकपुर का इक्तादार था। कहां का था? कड़ा और मानिकपुर का इक्तादार था। एवं मानिकपुर का क्या था? पुर का इक्तादार था। इसने क्या किया कि विद्रोह कर दिया। अब विद्रोह करके इसने क्या किया? विद्रोह किया। और मैंने कहा कि आपको मुगिशुद्दीन की उपाधि को धारण किया। मुगिशुद्दीन की उपाधि को धारण कर दिया। उपाधि धारण करके इसने क्या किया? मुगिशुद्दीन की उपाधि को धारण करके और इनके खिलाफ विद्रोह कर दिया। मैंने कहा कि इसके विद्रोह का दमन करने के लिए, और इनका मदद कौन कर रहा है? अवध के इक्तादार, क्या नाम इनका है? हातिम खां। हातिम खां ने क्या किया? इनका इक्तादार है हातिम खां, और हातिम खां ने इनका समर्थन किया। लेकिन मैंने कहा कि जब इन्होंने, हातिम खां ने इनका समर्थन किया, इनको सहयोग प्रदान करने की कोशिश की, तो इसका मतलब ये है कि उनके खिलाफ सैन्य विद्रोह का दमन करने के लिए अरकली खां और इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी जाते हैं। जब इनको गिरफ्तार करके
करके जलालुद्दीन सामने पेश किया गया, जलालुद्दीन के सामने पेश किया गया, सामने पेश किया गया। इन्होंने कहा कि यार ये बहुत विश्वास पात्र व्यक्ति थे बलबन के, इसलिए जो है कि आपको करना क्या है कि आपको इनको जो है कि मुल्तान भेज दीजिए, और मुल्तान में भेज करके आप क्या करिए, मुल्तान में भेज करके आप इनको जो है कि अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए क्या कर दीजिए, अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए इनसे कहिए। और इस प्रकार से पहला जो विद्रोह था, जैसे ही सत्ता संभालते हैं वैसे ही विद्रोह होता है। तो मैंने आपको बताया कि आपको पहला विद्रोह इस प्रकार का दिख रहा है। मलिक सज्जू का हातिम खान ने क्या किया, सपोर्ट किया, मोगिशुद्दीन की उपाधि को धारण किया, लेकिन बाद में विद्रोह का दमन करके जब पेश किया गया तो इनसे कहा गया कि इनको ले जाकर के मुल्तान भेज दीजिए और अच्छे से अपना वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत करें ताकि इनको किसी प्रकार का कष्ट ना हो। कितना उदार है। इसी तरह आगे चलते हैं और देखते हैं कि और कौन सा विद्रोह हुआ। अगर दूसरे विद्रोह की बात करें हम लोग, तो जिस समय जलालुद्दीन खिलजी रणथंभौर अभियान पर थे, यानी जलालुद्दीन खिलजी क्या थे, रणथंभौर अभियान पर थे, यानी 1290 में रणथंभौर अभियान पर थे। अभियान पर इसी समय एक व्यक्ति है जिसका नाम था ताजुद्दीन कूची, और इसने क्या किया कि इसने जो है कि विद्रोह कर दिया। किसके खिलाफ, जलालुद्दीन खिलजी खिलाफ। शराब पी, और शराब पीने के बाद इसने क्या किया, विद्रोह कर दिया। शराब एक ऐसी चीज होती है ना कि जब व्यक्ति पी लेता है तो वापा खो देता है। तो मैंने कहा कि उसने क्या किया कि जलालुद्दीन खिलजी के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिस समय जब रणथंभौर अभियान पर थे। तो मैंने कहा कि इस समय रणथंभौर अभियान पे थे, उसी समय ताजुद्दीन कुची नामक एक व्यक्ति था, ताजुद्दीन कुची, और इसने क्या किया, विद्रोह कर दिया। यानी शराब की दावत चली, और शराब की दावत चलने के बाद आप देखते हैं कि इसके खिलाफ विद्रोह किया। जब नशा उतरा होगा इनका तो जलालुद्दीन खिलजी के सामने पेश किए गए, साहब हमसे गलती हो गई। इसके बाद जलालुद्दीन खिलजी ने इनको माफ कर दिया। जलालुद्दीन ने क्या किया, समझ गया कि भाई पीने खाने वाला व्यक्ति है, इसको माफ कर दिया। और वो समझ गए कि कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं कि हो जाती हैं गलतियां, तो इसको इन्होंने माफ कर दिया। तीसरी जो गलती हुई थी, विद्रोह जो हुआ था, जो अगला विद्रोह था, अगला जो विद्रोह था, उसने एक सीदी मौला नामक एक व्यक्ति था, उसने किया था। किसने किया, सीदी मौला ने। ध्यान देना है आपको, आगे चल करके अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ाऊंगा। सीदी मौला ने विद्रोह किया। आगे जब आपको पढ़ाऊंगा तो हाजी मौला आएगा, और यह हाजी मौला कौन था, ये अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में विद्रोह करेगा। और आपको ध्यान देना कि इसको कंफ्यूजन जो है कि कमीशन बार बार आपसे करवाता है। तो जहां कंफ्यूजन कमीशन करवाता है वहां आपको ध्यान देना है कि कुछ ऐसा ट्रिक बना के रखना कि हमको कमीशन पूछे तो हम कंफ्यूज ना हो। जलालुद्दीन खिलजी कैसा बेचारा, बहुत सीधा साधा, छप्पन गप्पन इसके मन में नहीं है, किसी के प्रति मन में उस प्रकार की चीजें भी नहीं है कि खुरापात किया जाए, तो सीधा साधा है। तो जलालुद्दीन खिलजी के शासन काल में अगर जिसने किया था वो सीदी मौला था, और अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में कल हाजी मौला करेगा, क्योंकि वो धर्म के विरुद्ध काम करने, यानी राजनीति को धर्म से अलग करने का काम करेगा। तो जब राजनीति को धर्म से अलग करने का कोशिश करेगा तो इसका मतलब है कि मौला लोग थे और इसके बाद हाजी थे। तो जब हाजी मौला जो होगा और अलाउद्दीन खिलजी में, आपको ट्रिक इतना पकड़ना बस है कि सीधा साधा जलालुद्दीन खिलजी था तो उसके शासनकाल में सीधी मौला विद्रोह करेगा। अगर भूलिए अगर एग्जाम में, तो ये मेरी बात आप याद रखिए कि गुरुजी ने कहा था कि यार जो सीधा साधा था उसके शासन काल में सीधी मौला ने विद्रोह किया था। बस इतना समझिए, क्योंकि फिर अगर हाजी मौला को लेकर के आओगे तो कन्फ्यूज जाओगे।
तो पहली बात मैंने कहा कि आपको इस बात को पकड़ना कि ये चीज ऐसे हुई, पहली बात ये हुई। दूसरी बात अगर हम लोग चर्चा करें तो मैंने कहा कि इसने विद्रोह किया, और चूंकि फकीर टाइप थे तो इनका मानना यह था कि भाई कि किस सुल्तान बनने की कोशिश कर रहे थे। जलालुद्दीन खिलजी इससे बड़ा क्रोधित हुआ। जलालुद्दीन इस मामले में, विद्रोह के मामले में, यहां पर अपवाद है, अपवाद है। इसको इसने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके इनको क्या कह दिया, फांसी दे दी। गिरफ्तार करके क्या किया, गिरफ्तार करके इनको क्या किया, करके इनको फांसी दे दिया, फांसी दिया। और इस प्रकार से देखा जाए तो यह जलालुद्दीन खिलजी का विद्रोहियों के प्रति सबसे कड़ा रवैया। तो जरा सभी बच्चे यहां तक देख लें कि यहां तक मेरी बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो फिर इसके बाद आपको आगे मैं इसके सैन्य अभियान की चर्चा करता और देखता हूं कि कहां कहां इसने सैन्य अभियान किया, कैसे किया। लेकिन सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है कि एक बार सेशन को आप जबरदस्त तरीके से सेशन करिए। जब पढ़ा देता हूं तो पढ़ाने के बाद एक काम करिए कि आप जाकर के अपने, चाहे यूपीएससी का पेपर हो चाहे स्टेट कमीशन का पेपर हो, उसको सॉल्व करिए और देखिए कि जो कहानियां, जो किस्से, जो तथ्य आपको मिल रहे हैं, उस तथ्यों के माध्यम से जितने प्रश्न पूछे गए सारे प्रश्नों का उत्तर आप करने में सक्षम हैं कि नहीं, इसको आप देखने की कोशिश करें। ठीक है, अगर यहां तक हो गया हो तो फिर हम लोग आगे चलें और देखें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ठीक है, चलिए अगर यहां तक हो गया तो आगे चलते हैं। आइए थोड़े से इनके सैन्य अभियान की चर्चा मैं आपसे करता हूं और देखता हूं कि इसने कहां पर आक्रमण किया। सैन्य अभियान, सैन्य अभियान की चर्चा हम आपसे करते हैं। पहला सैन्य अभियान कहां करते हैं, रणथंभौर अभियान करते हैं। रणथंभौर अभियान, रणथंभौर अभियान करते हैं। और इसमें मैंने आपको बताया कि रणथंभौर अभियान जब सत्ता प्राप्त करते हैं तभी करते हैं। और यहां का शासक था राणा हम्मीरदेव। राणा हम्मीरदेव जो था वो क्या था, यहां का शासक था। और सबसे बड़ी बात क्या थी, सबसे बड़ी बात यह थी कि यह किला इतना मजबूत था कि इस किले को जीतना इतना आसान काम नहीं था। और जब अपने सेना को लेकर के जलालुद्दीन खिलजी रणथंभौर के किले पर जाते हैं तो इनको यह समझ में बात साफ साफ आ गई कि हम इस किले को जीत नहीं पाएंगे। यानी किले की मजबूती को देखते हुए, यानी किले की मजबूती को देखते हुए, मजबूती को देखते हुए, यानी सुरक्षा को देखते हुए ये महोदय ये कहते हुए वापस आ गए कि मुसलमानों का एक भी बाल बांका हो ऐसे मैं कई किलों को छोड़ने के लिए तैयार हूं। तो भैया तब क्या करने चले आए, जब आप इतने समर्पित हैं कि मुसलमानों का एक भी बाल बांका हो मैं ऐसे कई किलो को छोड़ने के लिए तैयार हूं, तो क्या आपको पता होना चाहिए कि आप आते तो राणा हम्मीरदेव कहता कि श्रीमान आप आइए, आपके चरणों में नतमस्तक हम हैं, क्या इस प्रकार की बात करता। तो इनको जब इस बात का एहसास हुआ तो इन्होंने मुसलमानों का एक भी बाल बांका हो, मुसलमानों का एक भी बाल बांका हो, मुसलमानों के खून खराबे, या ऐसे कर लो खून खराबे के नाम पर, वापस आ गए, मैं पहली बात आपसे यह कहना चाह रहा हूं। इसी समय आप 1292 में देखेंगे, 1292 में इन्होंने मंडौर अभियान किया, मंडौर अभियान किया।
तो मैंने कहा कि 1292 में मंडौर अभियान किया, और जिस समय मंडौर अभियान पर थे उसी समय इनको सूचना मिली कि मंगोलों की तरफ से आक्रमण हो रहा। तो रास्ते में आप देखेंगे कि जो झैन का किला था, झैन का किला उसको ये विजित करते हैं, विजित करते हैं। लेकिन मैंने कहा कि जिस समय ये इस अभियान पे थे तभी इनको इस बात की सूचना मिलती है। क्या सूचना मिलती है? कि इनको सूचना ये मिली कि मंगोलों के तरफ से आक्रमण हो रहा है। और मैंने कहा कि जब मंगोलों की तरफ से आक्रमण हो रहा है तो अब अपनी जो है कि सुरक्षा के लिए दिल्ली की तरफ आते हैं। तो मैंने कहा कि इस प्रकार के अब्दुल्ला के नेतृत्व में होता है और अपनी सेना को लेकर के वापस आते हैं। तो जरा एक बार सभी लोग देखें कि मैं जो आपको पढ़ाया वो समझ में आ गया कि नहीं आया। मैंने कहा कि सैन्य अभियान करते हैं, राणा हम्बीरदेव के खिलाफ करते हैं, किला मजबूत था, लगा कि जीत नहीं पाएंगे, तो मुसलमानों के खून खराबे का बहाना देकर के वापस आ गए। फिर मैंने आपको बताया कि भंडौर अभियान करते हैं 1292 में, रास्ते में झैन के किले को जीतते हैं, तभी इनको सूचना मिलती है कि मंगोल दिल्ली पर आक्रमण कर दिए हैं। आइए जरा आगे चलते हैं, इसी को देखते हैं मंगोल आक्रमण के बारे में। मैंने कहा कि इनको सूचना क्या मिली कि मंगोलों का दिल्ली पर आक्रमण हो गया है। दिल्ली पर क्या हुआ है? दिल्ली पर आक्रमण हुआ है। आक्रमण की इनको सूचना मिलती है, मिली। अब सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली पर मंगोलों के आक्रमण का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो मैंने कहा कि हलाकू के पौत्र जो था, हलाकू का पौत्र अब्दुल्ला किया था। ये मंगोल शासक है, पौत्र अब्दुल्ला ने आक्रमण किया। अब्दुल्ला ने क्या किया? आक्रमण किया। अब इनको सूचना मिल गई कि हलाकू के पौत्र अब्दुल्ला ने इनके ऊपर आक्रमण किया। अब अपनी सेना को लेकर के जलालुद्दीन खिलजी सामना करते हैं। जलालुद्दीन ने क्या किया? जलालुद्दीन ने इनका क्या किया? सामना किया। सामना किया। और मैंने कहा कि जब जलालुद्दीन सामना किए तो मंगोल इसमें पराजित हो गए। मंगोल क्या हुए? पराजित हुए और 4000 मंगोलों को गिरफ्तार किया गया। मंगोलों को क्या किया गया? मंगोलों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार 4000 मंगोलों को गिरफ्तार किया गया और इनको इस्लाम में कन्वर्ट किया गया। इस्लाम में क्या किया गया? परिवर्तित किया गया। इस्लाम धर्म में धर्मांतरित करा दिया गया। धर्मांतरित करा दिया। करवाया। मैंने कहा कि धर्मांतरित करवाया गया। तो मैंने कहा कि इनको इस्लाम में धर्मांतरित करवा दिया गया और अपनी पुत्री का शादी एक उल्गू खां थे उनके साथ कर दिया और इन्हीं को दिल्ली में बसाया गया। पुत्री की शादी किसके साथ कर दिया? पुत्री का विवाह उल्गू खां के साथ करवाया गया और इन्हें दिल्ली में बसाया गया। तो इस प्रकार से देखा जाए तो जलालुद्दीन खिलजी की जो बात आपसे मैं बता रहा हूं कि मंगोलों के आक्रमण की इनको सूचना मिलती है, मंगोल हमारे दिल्ली पर आक्रमण कर रहे हैं। और उस समय इस
मंगोलों के आक्रमण का जो नेतृत्व था वो हलाकू का पौत्र, हलाकू एक मंगोल शासक था, बड़ा ताकतवर था। तो मैंने कहा उसके पुत्र अब्दुल्ला ने किया था। आक्रमण को जलालुद्दीन खिलजी ने उनका सामना किया, मंगोल पराजित हो गए। 4000 मंगोलों को गिरफ्तार किया गया, इस्लाम धर्म में इनको कन्वर्ट कर दिया गया और जलालुद्दीन खिलजी ने अपने पुत्री का विवाह उलगू खां के साथ करके इन्हीं मंगोलों को जो गिरफ्तार किया गया था उन्होंने दिल्ली में बसा दिया गया। आज भी देखते हैं मंगोलपुरी इस प्रकार का नाम पड़ा हो और उसी में बसा करके उनको रखा गया। तो एक जो है कि इनके शासनकाल की बात ये रही। आइए जरा आगे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि अब क्या हो। इसी बीच में आप देखते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में मालवा अर्थात भीलसा अभियान जो है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किया। यानी जलालुद्दीन खिलजी का आदेश लेकर के उसने क्या किया, लेकिन बोलूंगा कैसे। तो मैंने आपको बताया कि इसमें होगा क्या। इसमें अगर बात हम लोग करें तो मैंने कहा कि जो भीलसा अभियान था, इस भीलसा अभियान को 1292-93 के आसपास, कहीं 94 मिलेगा, भीलसा अभियान को इसने किया था। तो मैंने आपको यह बताया कि इसका मतलब है कि भीलसा अभियान किसने किया, अलाउद्दीन खिलजी ने किया। और अलाउद्दीन खिलजी ने आपके देखा ये कि यहां पर अभियान किया, यहां सफलता मिली। असफलता को मिलने के बाद जो है कि अलाउद्दीन खिलजी इससे प्रसन्नचित होकर के, जलालुद्दीन खिलजी इससे प्रसन्नचित होकर के अलाउद्दीन खिलजी को उसने अवध की अतिरिक्त इक्तादारी दी थी। सवाल पूछा गया है। तो मैंने कहा कि 1292 में अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, आपको मालवा या इसी को भीलसा अभियान, मैं लिख दे रहा हूं, भीलसा अभियान किया। तो मैंने कहा कि 1292 में अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा या भीलसा अभियान को किया। और इसमें आप देखेंगे कि अलाउद्दीन इसमें सफल रहा। अलाउद्दीन क्या रहा, सफल रहा। और इस विजय के बाद जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया, इस विजय के बाद जलालुद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन को क्या किया, अलाउद्दीन को, खिलजी को अवध की अतिरिक्त इक्तादारी दे दी। अवध की अतिरिक्त इक्तादारी दी, अतिरिक्त इक्तादारी प्रदान किया। यह सवाल पूछा गया कि भीलसा अर्थात मालवा अभियान की सफलता के बाद जलालुद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी को कहां की अतिरिक्त इक्तादारी दी थी, अवध की। आइए फिर से आपको एक बार समझा देता हूं। मैंने कहा कि जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1292 में अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा अर्थात भीलसा अभियान किया। अलाउद्दीन इसमें सफल रहा। विजय के बाद जो है कि जो पैसा कौड़ी मिला था वो सारा इनके चरणों में रख दिया। किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने, इनके विश्वास को जीतने के लिए। जलालू भाई तो वैसे भी मन के साफ व्यक्ति, इन्होंने इसकी बातों में आ गए और इस विजय से खुश होकर के उन्होंने क्या किया कि अपने इसे अवध की इक्तादारी दे दी अतिरिक्त। अब कड़ा मानीपुर के साथ साथ अवध का भी इक्तादार बन गया, यानी उसके शक्ति का विस्तार हो रहा। तो मेरा ख्याल है कि आप लोग यहां तक मेरी बात समझ में आ गई होगी। मैं आपसे एक बार फिर कहना चाह रहा हूं कि आप लोग जो है कि सेशन को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
क्योंकि अगर मान लीजिए कि इतना फोर करके और इतने गहराई में जाकर के टीचर पढ़ाता है तो कुछ तो नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अपनी तरफ से आप करिए। आइए आगे चलते हैं। आइए जरा देखते हैं कि इसके जलालुद्दीन खिलजी के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या थी। जलालुद्दीन खिलजी के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना यह थी कि अलाउद्दीन खिलजी बिना जलालुद्दीन खिलजी को विश्वास में लिए इसने देवगिरी, जब इस समय भिलसा अभियान पे था तभी इस बात की सूचना मिली कि देवगिरी के राजा रामचंद्र देव के पास इतना पैसा है, इतना धन है कि अगर वो धन इसको मिल जाए तो ये बंगाल के अंदर स्वतंत्र सत्ता को स्थापित कर सकता है। और अपनी इसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को उड़ान देने के लिए उसने जलालुद्दीन खिलजी को बिना कॉन्फिडेंस में लिए, बिना उसको कोई सूचना बताए उसने सैन्य अभियान पर शुरू कर दिया। और उस समय उसका जो सबसे बड़ा सहयोगी थे वो नुसरत खां था। तो उसने 8000 अश्वारोहियों के साथ बिना जलालुद्दीन खिलजी को बताए उसने देवगिरी अभियान को 1296 में करता। अब देखिए कितना फितरतबाज आदमी है अलाउद्दीन खिलजी कि जब वो सैन्य अभियान पे जा रहा था तो रास्ते में जब कोई उसको रोकने की कोशिश करता तो कहता कि मैं जो है कि तेलंगाना जा रहा हूं जो है कि नौकरी की तलाश में, ताकि कोई इसकी बात पर शंका न करने पाए कि ये किसी के ऊपर आक्रमण करने जा रहा है, यानी पैदाशी धुर्त था। और इसके बाद ये क्या करता है, पहुंच जाता है। इसके बाद देखते हैं कि रामचंद्र देव का जो पुत्र था जिसका नाम था सिंघन देव, वो चला जाता है होयसल राज से संघर्ष के परिप्रेक्ष्य में चला जाता है वहां पे। और अचानक इसका जो है कि देवगिरी के ऊपर हमला होता है और रामचंद्र देव इस देवगिरी को सुरक्षा करने में असफल रहते। आज जब रामचंद्र देव इसकी स्थापना करने में असफल होते हैं तो ऐसी कंडीशन में अगर देखा जाए तो पहली बात हमको दिखाई ये देती है कि जब ये पराजित हो जाते तो पराजित हो जाने के बाद इन्होंने क्या किया कि एलिचपुर की जागीर दे करके इनके साथ समझौता कर लिया कि ठीक है साहब आप जाइए, और बहुत अधिक संपत्ति को प्राप्त करता है। लेकिन इसी बीच सिंघन देव आ जाता है और कहता है कि इस प्रकार से एलिचपुर की जागीर दे करके इनके साथ समझौता हमको नहीं करना, हमको इनके साथ युद्ध करना। मैं अक्सर देखता हूं कि भारतीय राजाओं के साथ बड़ा दुर्भाग्य रहता है, जैसे भारतीय क्रिकेट टीम या हॉकी टीम के साथ होता है। जब ये जीतने वाले होते तब तक बारिश आ जाएगी, जीतने वाले होंगे तो कोई न कोई व्यवधान पड़ जाएगा। गोल को बचा करके टीम वाले हॉकी वाले बचा के रखते हैं, लेकिन जाते जाते लास्ट में गोल खाइए जाते हैं। लगता है कि अब ये जीत जाएंगे, उसी समय एक गोल खा करके हार जाते हैं। ऐसा मैंने देखा। अब सोचिए कि जब इन्होंने इस प्रकार की बात को किया और जैसे ही आप देखेंगे कि जब सिंघन देव आक्रमण करके और इनसे संघर्ष करने की बात करता तो नुसरत खां से कहता है कि एक काम करो कि तुम 1000 अश्वारोहियों को लेकर के इस देवगिरी के किले को घेर के रखो। और वहां पर झूठ बोलता है अलाउद्दीन खिलजी सिंघन देव से कि अभी मेरे 12000 सैनिक दिल्ली से तो पीछे आ रहे हैं। और इसके बाद जो है कि जब ये युद्ध करता कहा चाहे तुम्हारे 12000 आ रहे हो चाहे तुम्हारे 20000 आ रहे, हमको फर्क नहीं पड़ता है, आप पहले युद्ध करो। इसके बाद देखते हैं कि दोनों के बीच युद्ध की शुरुआत होती है और जो 1000 अश्वारोही सैनिकों को छुपा के रखता है अलाउद्दीन खिलजी, सिंघन देव उस समय जीत रहा होता है। आज जब नुसरत खां को लग रहा था कि अब अलाउद्दीन खिलजी युद्ध हार रहा है, उसने अपने 1000 अश्वारोहियों के साथ पहुंच गया उसकी मदद करने के लिए। सिंघन देव को लग रहा है कि वाकई में इसके 12000 सैनिक अभी पीछे थे क्या, ये अचानक सैनिक कहां से आ रहे हैं। और इस प्रकार से देखा जाए तो जीती हुई बाजी को सिंघन देव हार जाता है। इतना पैसा इसको यहां से मिलता है अलाउद्दीन खिलजी को कि उसी पैसे का क्या करता है कि वो दुरुपयोग करता है। और पैसे को जीत करके जब वापस आ रहा था तो उस समय जलालुद्दीन खिलजी आपके ग्वालियर में थे और अहमद चप उनके सलाहकार थे। क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी जब सत्ता पर आते हैं तो जलालुद्दीन एक समझौतावादी शासक होते हैं, तो ख्वाजा खातिर को वजीर और अहमद चप को अमीर ए हाजिब बनाते, जो कि बलबन के शासनकाल में ये लोग ऐसे थे।
अब ये हुआ भाई कि ठीक है, बलबन के शासन काल में ये लोग थे तो कोई दिक्कत नहीं, चलिए ऐसे कर लेते हैं। तो बलबन के शासन काल में उन्हीं पद पर नियुक्त अहमद चप एक समझदार व्यक्ति था और जलालुद्दीन खिलजी को समझाता कि जलालू भाई, आप एक काम करिए कि अलाउद्दीन खिलजी इसी रास्ते से आ रहा, चलिए इसके ऊपर आक्रमण करके इसको पैसे को हम लोग लूट लें, ले लें, अन्यथा जब उसके पास पैसा आवश्यकता से अधिक आ जाएगा तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि वो अति महत्वाकांक्षी बन जाएगा और आपके सत्ता को चुनौती देगा। लेकिन जलालू कहां मानने वाले थे, उनके मन में तो कोई छल कपट तो थी नहीं। उसने जो है कि अहमद चप को बांधने से मना कर देते। और इधर अलाउद्दीन खिलजी एक नंबर का धूर्त आदमी और एक कूटनीतिक व्यक्ति। अब ये बताइए कि जलालुद्दीन खिलजी को यही बात समझ में, जैसे इसके मन में पाप नहीं होता, अलाउद्दीन खिलजी के मन में पाप नहीं होता, तो आखिर सुल्तान को बिना कॉन्फिडेंस में लिए इसको जो है कि देवगिरी अभियान करने की आवश्यकता क्या थी? इसको तो यही समझना चाहिए, तो कूटनीतिक स्तर पर बिल्कुल जीरो है। और इसके बाद आता है अपना एक लेटर देता अपने भाई अलमास बेग को, जिसको उलुग खां के नाम से हम जानते हैं, और कहता कि भाई, मैं देवगिरी से जीते गए सभी अपने पैसे को सुल्तान के चरणों में रख देना चाहता हूं, लेकिन मैं इतना डर रहा हूं सुल्तान से कि सुल्तान से बिना बताए मैंने देवगिरी अभियान किया था, मैं काफी डर रहा। सुल्तान से कह दीजिए कि मुझको माफ कर दे, जितना पैसा मैं लेके आया हूं उनके चरणों में रख देना चाहता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है कि वो मुझसे अकेले और निहत्थे मिलने आएंगे। अगर आप अपनी सेना के साथ आएंगे तो मैं उनसे मिलने से मना कर दूंगा, क्योंकि मुझे डर है कि मैंने गलती की है और उस गलती को एक्सेप्ट करता हूं। और अलमास बेग ने उस लेटर को ले जा करके जलालू भाई को दिखा दिया। और जलालू भाई क्या करते हैं, अब खुश कि बाहर मेरे दामाद, ब्याह है मेरे भतीजे, क्योंकि इनकी लड़की की शादी इसके साथ हुई थी। और इसके बाद जो है कि अहमद चप फिर भी समझाता है कि सुल्तान, हमको ऐसा काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी की नीयत ठीक नहीं लग रही है और ऐसी स्थिति में आप मिलने जाएंगे तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन सुल्तान नहीं मानता है, सुल्तान एक नहीं सुन रहा है अहमद चप की। और इसके बाद जो है कि क्या करता है कि कड़ा और मानिकपुर उससे मिलने चल देता है। और जब अलाउद्दीन खिलजी देखता है सेना को, तो अपने आप को चला जाता है दूसरे गंगा नदी को पार करके दूसरे तट पर, और कहता है कि मैं तो पहले ही आपसे कहा था कि आपको अगर मुझसे मिलना है तो मैं आपसे अकेले मिलना चाहता हूं, सेना को दूर खड़ा करो, कोई मतलब है कि इस प्रकार की सेना लेकर के आप नहीं निहत्थे आ पाइए। अब इतने कॉन्फिडेंस में आ गए थे जलालुद्दीन खिलजी कि अलाउद्दीन खिलजी से चले गए मिलने। और जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी से गले मिल रहे थे, सलीम ने इनके पेट में छुरा मार दिया और इख्तियारुद्दीन हुद ने इनके सर को कलम कर दिया। और इस प्रकार से 20 जुलाई 1296 ईस्वी को इस सुल्तान का देहांत हो। पहले शुरुआत में तो अलाउद्दीन खिलजी चाह ही नहीं रहा था कि मैं दिल्ली सल्तनत की गद्दा को प्राप्त करूं, वो चाह रहा था कि मैं बंगाल में जाकर के और वहां पर स्वतंत्र सत्ता स्थापित करूंगा। लेकिन उसी बीच आप देखेंगे कि रुकनुद्दीन जो मलिक की जहां थी, इसकी पत्नी रुकनुद्दीन इब्राहिम को सत्ता पर आसीन करती है, जबकि योग्य उसका पुत्र अरकली खां था उसको दरकिनार करती है। और इस प्रकार से देखा जाए तो अवसर का लाभ उठा करके उसने आगे जो है कि जो पैसा देवगिरी से जीता था, जनता में पानी की तरह बहाया और पानी की तरह जनता में बहा करके पैसे को और दिल्ली सल्तनत की गद्दी को प्राप्त कर लिया। और बर्नी लिखता है कि अभी जलालुद्दीन खिलजी के सर से रक्त टपक ही रहा था कि दिल्ली सल्तनत का चंदोबा अलाउद्दीन खिलजी के सर पर रखा। और इस प्रकार से देखा जाए तो इसका अंत हो। अब मेरा ख्याल है कि इसी को हम लोग लिपिबद्ध कर लेते हैं। अगर इसी को लिपिबद्ध कर देंगे तो सारी बातें बड़ी समझ में आपको आएगी। मेरा ख्याल है कि आपको कहानी बड़ी अच्छी आई हो। आइए जरा देखते हैं। तो मैंने कहा कि जलालुद्दीन खिलजी के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या है। जलालुद्दीन के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना, सबसे महत्वपूर्ण घटना
महत्वपूर्ण घटना क्या मानी जाती है? महत्वपूर्ण घटना क्या मानी जाती है? जलालुद्दीन खिलजी के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1296 ईस्वी में देवगिरी अभियान मानी जाती है। देवगिरी अभियान माना जाता है, अभियान माना जाता है। तो मैंने कहा कि 1296 में देवगिरी अभियान माना जाता है। यहां का शासक कौन था? शासक रामचंद्र देव यानी यादव वंशी, यादव वंशी कौन था? रामचंद्र देव था। रामचंद्र देव था। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी ने, अगर इनके खिलाफ की बात मैं करूं तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी ने नुसरत खां को अपने साथ लेकर के अभियान पर गया। अभियान पर यानी बिना जलालुद्दीन की अनुमति से सैन्य अभियान किया। जलालुद्दीन की अनुमति से किया। तो मैंने कहा कि बिना जलालुद्दीन की अनुमति से इसने सैन्य अभियान किया। कहां किया? मैंने कहा कि बिना जलालुद्दीन की अनुमति से इसने सैन्य अभियान किया। और इसमें आप देखेंगे कि मैंने कहा कि रामचंद्र देव पराजित जाते हैं। इसमें क्या हो गया? कहानी बता चुका हूं। इस अभियान में आप क्या देखेंगे? रामचंद्र देव पराजित हुए। पराजित हुए और एलिचपुर की जागीर दे करके, एलिचपुर की जागीर दे करके देखकर इन्होंने क्या किया? समझौता कर लिया। समझौता किया। समझौता किया। अब इसको थोड़ा समराइज करने की कोशिश कर रहा हूं। सिंघन देव वाले किस्से को निकाल दे रहा हूं बाहर, आप अपने से उसमें जोड़ लेना। मैंने कहा कि समझौता किया, यहां से इसको इतनी संपत्ति मिली, यहां से अलाउद्दीन को काफी संपत्ति प्राप्त हुई। संपत्ति प्राप्त हुई। इससे क्या हुआ? काफी संपत्ति प्राप्त हुई। और उसमें आप देखेंगे तो मैंने आपको बताया, इससे वो क्या हो गया? इससे अति राजनीतिक महत्वाकांक्षी बन गया। महत्वाकांक्षी बन गया। यानी पैसा क्या होता कि आपको उड़ने का एक पंख लगा देता है। तो मैंने कहा कि इससे अत्यधिक राजनीतिक महत्वाकांक्षी बना दिया। जिस समय संपत्ति को लूट के आ रहा था उसी समय अहमद चप ने सहयोग किया था। तो मैंने कहा कि रामचंद्र देव से समझौता किया, एलिचपुर की जागीर दिया, बहुत अधिक पैसा प्राप्त किया। इसके बाद मैंने आपको यह कहा, मैंने आपको क्या कहा कि मैंने आपको बताया कि जिस समय अलाउद्दीन खिलजी वापस आ रहा था, जिस समय अलाउद्दीन खिलजी वापस आ रहा था,
खिलजी वापस आ रहा था, वापस आ रहा था, अहमद चप ने अलाउद्दीन खिलजी को क्या किया, जलालुद्दीन खिलजी को सुझाव दिया। जलालुद्दीन खिलजी को क्या किया, खिलजी को सुझाव दिया कि इसके संपत्ति को ले लिया जाए, संपत्ति को ले लिया जाए। लेकिन मैंने कहा कि जलालुद्दीन खिलजी नहीं मानता। जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया, जलालुद्दीन खिलजी ने सुझाव को अस्वीकार कर दिया, सुझाव को अस्वीकार कर दिया। तो मैंने कहा कि जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया, इसको अस्वीकार कर दिया। और मैंने आपको बताया कि अंत में आप देखेंगे कि ये क्या करता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने इसको जलालुद्दीन खिलजी ने अस्वीकार कर दिया, तो एक षड्यंत्र के माध्यम से उसने 20 जुलाई 1596 को जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी। जो घटना में बताया कि मतलब वो सलीम के माध्यम से छुरा मारता है, इख्तियारुद्दीन हद उसका सर को काट लेता है। जो घटना मैंने आपको बताई, किस्सा बताया मैंने आपको है, उस किस्से को क्या करना कि आप लोग नोट कर लेना, नाम लिख लेना कि सलीम, इख्तियारुद्दीन हुद या उलुग खां, जो कि जिसके माध्यम से वार्ता को प्रारंभ किया। इसके बाद वो चला गया उस पार नदी के, जाते हैं मिलने के लिए, और सबकी इसने क्या कर दिया, हत्या कर दी। और इस प्रकार आप देखेंगे कि मैंने कहा कि बर्नी का कथन भी लिख लीजिएगा कि बर्नी क्या कहता है। बर्नी कथन ये कहता है कि अभी जलालुद्दीन खिलजी के सर से रक्त टपक ही रहा था कि दिल्ली सल्तनत का चंदोबा अलाउद्दीन खिलजी के सर पर रखा गया। और इसके बाद जो बलबन का सिंहासन था, जो राजमहल, उसका लाल महल थी, उसी में अपने राज्याभिषेक को कराता है। तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों को सारी बातें समझ में आई होगी, किसी प्रकार का कोई संकट नहीं होगा। कोई संकट होगा तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, उसको हम देख लेंगे, आपको उत्तर दे देंगे। तो चूंकि आज की क्लास बस यहीं तक रखते हैं, फिर कल आपसे हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं और देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी कैसे सत्ता पर आसीन होता है, उसके खिलाफ विद्रोह कैसे होते हैं, कैसे विद्रोहों का सामना करता है, उसके शासनकाल में मंगोल आक्रमण कैसे होते हैं, कौन कौन आक्रमण करता है, कहाँ आक्रमण करता है, कौन उस आक्रमण को असफल करता है। इसके बाद उसके जो है कि चर्चा हम लोग करेंगे किसके बारे में, अलाउद्दीन खिलजी के उत्तर भारत अभियान के बारे में, फिर दक्षिण भारत के अभियान के बारे में, और किस प्रकार से दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जो बिंद क्षेत्र को पार करके दक्षिण भारत में प्रवेश करता है। और जो आप देखते हैं कि इसको दिल्ली सल्तनत का, अलाउद्दीन खिलजी को दिल्ली सल्तनत का गुप्त, समुद्रगुप्त भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि क्योंकि उसने जो ग्रहण मोक्षांग ग्रह की नीति को मतलब है कि समुद्रगुप्त लागू करता है कि पहले पराजित या फिर इनको छोड़ दिया, तो वही काम अलाउद्दीन खिलजी भी करता है। तो प्यारे बच्चों, अगली क्लास में हम लोग देखेंगे धुआंधार तरीके से। तो आज क्लास यहीं तक। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।